गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री की कुछ लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग का लेक्चर जो स्टार्ट था वो था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के टॉपिक। आई होप कि आप पीछे के लेक्चर अवश्य देखे होंगे और आज देख कर ही इस लेक्चर में आप बैठे होंगे। ठीक है। उम्मीद करते ये भी हैं कि आप केमिस्ट्री का मज़ा ले रहे होंगे, आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चा, कल हमने पढ़ाया था आपको कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, ये क्या है? एलिमेंट है एक्स। तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास को लिखते हैं। ठीक है। एटॉमिक जो नंबर लिखा जाता है उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं जेड का। एक सिंबॉलिक अल्फ़ाबेट चिन्ह का यूज करते हैं जो क्या है? जेड है। और एटॉमिक मास के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? ये होता है। ठीक है। कल हमने कोई भी बातें आपको नहीं बताया कि जेड कहाँ से आया है, क्या उसके मतलब है। हमने केवल बस ये कहा था कि जेड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ताकि आपका ध्यान वहाँ से हटे, आपके मन में जो सवाल चल रहे हो वो क्या हो, आपसे दूर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा मूल मकसद था आपको समझाना कि एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर आपका आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये सारे तमाम बातें को हमें समझाना था। और आई होप कि आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। ठीक है। आज हम लोग इसके की पॉइंट के बारे में समझेंगे कि इसके की पॉइंट क्या है। बच्चा, ऐसे नहीं है कि केमिस्ट्री में माना जाता है कि एक्सेप्शन तो है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें एक्सेप्शन ही हो, रैंडमली किसी चीज़ को उठाया गया और डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस जेड का भी कहानी है बच्चा, इस जेड का और इस ए का भी क्या है? कहानी है। ठीक है। कि वो आया कहाँ से, ठीक है, और इसके मतलब क्या होते हैं, आखिर जेड को ही क्यों चुना गया। आपके मन में सवाल तो अब आना चाहिए क्योंकि आप देख लिए वीडियो। तो आपको देखने के बाद ये तो मन में ख्याल आया होगा कि आखिर हम लोग एटॉमिक मास को ए से क्यों डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है। तो चल देखो, 1913 की बात है कि 1913 में जब हमारे मोजले साहब परमाणु संख्या की खोज किया, परमाणु संख्या में उन्होंने खोज किया, तो उसी समय उन्होंने जर्मन भाषा का एक शब्द उठाया, जर्मन भाषा का एक शब्द उठाया जिस शब्द का नाम था एटम जहल। एटम जहल। ठीक है। क्या था बच्चा? एटम जहल। देखो हमारी स्पेलिंग देख लो, क्या है? एटम जहल। ठीक है। एटम जहल जो था, एटम का मतलब था ये परमाणु। एटम का मतलब क्या था? परमाणु। जहल का मतलब था, जहल को हिंदी में ही पहले लिख देते हैं जहल, और इस जहल का अर्थ था संख्या। इस जहल का अर्थ क्या होता है? संख्या। यानी जो एटम जहल जो था ये आपका जर्मन भाषा के शब्द से लिए गए हैं। किस भाषा का ये शब्द है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाषा से लिया गया है तो ये जर्मन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? जर्मन भाषा का क्या है? ये शब्द है। जर्मन भाषा का क्या है? ये शब्द है। तो एटम जहल में जहल का जो अर्थ होता है संख्या, एटम का मतलब होता है परमाणु। तो जर्मनी भाषा में इसको क्या कहा गया? एटम जहल कहा गया, यानी परमाणु जहल कहा गया। और परमाणु जहल का मतलब ही क्या हुआ? संख्या, परमाणु संख्या, यानी परमाणु क्रमांक हुआ। बात क्लियर है? चल, उसकी बात आया एटॉमिक, ये क्या आया? एटॉमिक मास का। ठीक है। अच्छा, पहले एक बात और क्लियर कर लो। अगर हम यहाँ की पॉइंट नोट करते हुए चले, यहाँ पर आपका अगर की पॉइंट अगर हम नोट करवाएं, ठीक है, की पॉइंट आपका क्या है? की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट पहला है कि आपसे अगर पूछा जाए कि परमाणु, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया, की खोज किसने किया? तो मोसले ने किया। किसने किया?
मोस्ले ने किया। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि जेड का अर्थ क्या होता है, तो हमने लिखवाया जेड जो होता है, और जेड कहाँ से आया है, जहल शब्द से आया है। ठीक है, बात क्लियर है। अगर हम बात करें अब एटॉमिक मास के, तो ये भी जर्मन भाषा से लिया गया है। एक जर्मन भाषा का शब्द है एटामगे, एटामगे विच, एक जर्मन भाषा का शब्द है। उस शब्द का नाम क्या है, एटामगे विच। वो क्या है, एटामगे विच। एटामगे से बना है एटम, और विच से बना है क्या, भार। ये क्या बना है, एटामगे का मतलब होता है एटम, ठीक है, और विच का मतलब होता है भार। ठीक है, विच आपका कंजक्शन और प्रीपोजिशन वाले ये नहीं है, या प्रोनाउन वाले। ठीक है, WICH हमने लिखा है। ठीक है, ध्यान देना। जब इन दोनों को मिलाया गया तो ये क्या बना, ये क्या बने, तो आपका परमाणु भार बना। क्या बना, परमाणु भार। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ए का जो उत्पत्ति, ए जो सिंबल आया है वो किस भाषा से आया है, तो वो भाषा कौन सा है आपका, जर्मन भाषा है। जेड भी किस भाषा से लिया गया, जर्मन भाषा से। ये आपका 1913 की कहानी है, और वो भाषा लगभग 1932 की कहानी है, जब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किया था। उस समय की ये कहानी है, आपको हिस्ट्री जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा, चल अब आते हैं इसके हम लोग कुछ और भी की पॉइंट पर। ठीक है, देखो हमने एटॉमिक नंबर दिया, एटॉमिक मास दिया। अब इसको लिखने का तरीका देखो कि लिखने का तरीका क्या है। कभी भी इस तरीका से मत लिखना। ठीक है, कि यहाँ ए लिख दो और यहाँ जेड लिख दो, ये तरीका क्या है, गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कुछ ऐसे लिखे जाते हैं जो आप देख रहे हो, कहीं आपको इस तरीका से भी लिखा हुआ मिलेगा, ए और जेड इस तरीका से लिखे हुए आपको मिलेंगे, तो ऐसे ही आप डिनोट करना है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अगर हम बात करें इसके और भी की पॉइंट के, तो चलो हम की पॉइंट आपको क्लियर करवाते हैं। अब आप नोट करते चलना, आपको वो सारे चीज क्या होंगे, रटने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो दूसरा की पॉइंट है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा पूर्णांक होगा। हमने क्या कहा कि किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो वो हमेशा इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक हो। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा पूरा अंक। अगर हम जैसे जैसे कोई ले ले, एक पोटेशियम ले ले, क्या ले ले, पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है, 19। ठीक है, और इसका परमाणु भार अगर कहें तो वो होता है 39। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो ये 19 और जो है 19 हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो ये हमेशा इंटीजर होगा, यानी पूरा पूरा अंक होगा, पूर्णांक होगा। जो पूरा पूरा अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जबकि ऐसा एटॉमिक मास के साथ नहीं है। एटॉमिक मास ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्लीट दिखे नंबर, यानी इंटीजर देखे, ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है कि डेसिमल में भी हो और इंटीजर में हो। तो केवल यहाँ से पॉइंट याद रखना कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा हमेशा पूर्णांक होता है, हमेशा पूर्णांक होता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला अगर हम पॉइंट करें, तो कभी भी दो तत्व के दो तत्व के परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक समान नहीं होंगे। कभी भी दो तत्व के एलिमेंट, दो एलिमेंट जो होंगे उनके एटॉमिक नंबर कभी भी समान नहीं होने वाला। जैसे अगर देखो ये पोटेशियम है 39 19 है, अगर हम बात करें सोडियम की,
बात करें किसकी, सोडियम की अगर हम बात करें, देखो अगर सोडियम की हम बात करें तो सोडियम 11 और ये क्या है 23, सोडियम 11 और कितना है 23 है। तो देखो ये अलग एलिमेंट है, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, पोटेशियम एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके देखो परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है, अलग अलग है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम होता है 20 और 40, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम का देखो कि परमाणु क्रमांक क्या है, अलग है। तो कभी भी दो एलिमेंट के परमाणु क्रमांक क्या नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। हमने एलिमेंट कहा है बच्चा, आइसोटोप्स नहीं कहा है। आइसोटोप्स समस्थानिक होता है और समस्थानिक का हमेशा क्रमांक क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो हमने बात की है एलिमेंट का, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। देखो अगर और भी हम बात करें तो तत्व जो होता है उसके रासायनिक जो गुण होते हैं, ठीक है। तत्वों के जो रासायनिक गुण होता है वो डिपेंड करता है हमारा रसायन, वो डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक पर। किस पे डिपेंड करेगा, परमाणु क्रमांक पर। 4 नंबर लिखो, तत्व के तत्व के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण उसके उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। बात क्लियर हुए, यानी कोई भी एलिमेंट है तो उसका रासायनिक गुण जो होगा वो किसके आधार पर डिपेंड करेगा, तो उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि किसी भी तत्व की जो पहचान होती है, तत्व की जो पहचान होगी वो भी आपका किसके आधार पर होगा, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर होगा। क्या यहाँ आपको दिख रहे हैं, चल यहाँ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तत्व के तत्व के पहचान उसके परमाणु उसके परमाणु क्रमांक से होता है। परमाणु क्रमांक से होता है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। रोक कर वीडियो को आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो, अब हम कुछ क्या करते हैं, आपको एलिमेंट लिखवाते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट आपको लिखवाते हैं जिसके हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद करेंगे। उसको याद करने का तरीका भी आपको हम सिखलाएंगे, ठीक है। और कैसे याद करना है ये आपको आ जाएंगे। देखो अभी तक क्या पढ़ा तुम, परमाणु संख्या की खोज किसने कर किया, ठीक है, मोजले साहब ने किया। दूसरा क्या पढ़ा तुमने, इसके की पॉइंट कि जेड का शाब्दिक अर्थ कहाँ से उठकर आया है, तो जर्मन भाषा से आया है, जिसका क्या होता है, जहल होता है, और जहल का मतलब होता है संख्या। उसके बाद क्या पढ़ा, ए के बारे में पढ़ा, ठीक है। विच आया, विच का मतलब था भार, वो क्या दिखाया, आपका एटॉमिक मास को दिखा दिया, ठीक है। ये सारे चीज क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि कभी भी दो तत्व के परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि उसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो डिपेंड करेगा किस पर, उसके परमाणु क्रमांक पर। किसी भी तत्व की पहचान होती है उस कैसे, तो उसके रोल नंबर के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। चल अब हम 1 to 20 एलिमेंट लिखवा रहे हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट लिखवा रहे हैं, और उसको याद करने का तरीका भी सिखलाएंगे, ठीक है। देखो केवल ये रूल अप्लाई होगा 1 से लेकर 20 तक में, ये रूल अप्लाई यहाँ तक होगा 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो पहला जो एलिमेंट है बच्चा वो है हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद जो है हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद आपका
बोरॉन है, ठीक है। बेरिलियम के बाद क्या है बच्चा, बोरॉन है, ठीक है। उसके बाद देखो, बोरॉन के बाद अगर हम बात करें तो कार्बन है। कार्बन के बाद अगर बात करें हम, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद अगर बात करें तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद बात करें तो आपका नियोन है। नियोन के बाद अगर बात करें तो सोडियम है। नियोन के बाद क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम के बाद अगर हम बात करें, यहाँ लिखते हैं, सोडियम के बाद अगर हम बात करें तो आपका सोडियम है। उसके बाद है बच्चा मैग्नीशियम है। उसके बाद एल्युमिनियम है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद अगर बात करें हम तो आपका, पहले इतना समझ जाओ, ठीक है, पहले इतनी आपको रट लेना है, ठीक है। पहले इतनी चीज़ों रटो, देखो, ताकि हम उधर क्या कर लें, पहले 10 चीज़ों को पढ़ो, उसके बाद 10 को फिर पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझाना क्या हो जाए, आसान हो जाए, तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, अगर परमाणु भार अगर निकालना हो, तुम्हें क्या निकालना हो, परमाणु भार, तो देखो, परमाणु भार जो है इसको क्रमांक के आधार पर निकालेंगे। किसके आधार पर निकालेंगे, क्रमांक, यानी इसके रोल नंबर के आधार पर। अगर इसका रोल नंबर विषम संख्या के स्थान पर है, विषम संख्या के स्थान पर है, यानी कोई भी तत्व अगर विषम संख्या के स्थान पर है, ठीक है, पहला। दूसरा, कि अगर वो सम संख्या के स्थान पर है, सम संख्या के स्थान पर है, ठीक है, या तो एलिमेंट क्या होगा, विषम संख्या के स्थान पर होगा, या तो वो एलिमेंट सम संख्या के स्थान पर होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो, अगर विषम संख्या के स्थान पर हुआ तो क्या करना, क्रमांक क्रमांक इंटू 2 प्लस 1 कर देना बच्चा, ठीक है, क्या कर देना, क्रमांक इंटू 2 प्लस 1 कर देना। और यदि आपका सम संख्या के स्थान पर आया है तो आप क्रमांक इंटू 2 कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि 1 से लेकर 20 तक में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखो, अगर हम क्रमांक की बात करें तो पहले नंबर पर ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 और ये 11, ठीक है। सोडियम तक कहाँ कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो कि पहले स्थान पर आया हीलियम। हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम जो है एक एक्सेप्शन है, जो इस पर लागू नहीं होगा, जो इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है, इस वजह से इस पर लागू नहीं होता है। तो देखो, हीलियम एक आपका एक्सेप्शन है, इस पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, आप डायरेक्ट याद रखोगे, इसका क्या होता है, 1:1, ठीक है, यानी इसके परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी कितना है, 1 है। बात क्लियर है। अब देखो, 2 पर आते हैं, पहले सम संख्या देखो, सम संख्या में क्या है, इंटू 2 करना है, 2 है तो 2 का डबल क्या होगा, 4, तो हीलियम का भार कितना होता है, 4, 4 है बेरिलियम, तो 4 दूना 8, कितना हो गया, 8। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि ये भी यहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। देखो, 6 है, उसके बाद क्या है, 6, 6 का अगर हम डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर हम 8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो गया। 10 का डबल करेंगे तो कितना होता है बच्चा, 20 हो जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया होगा आपको, आपको ये बातें क्लियर हो गया या नहीं हो गया, क्लियर है। एक आपका नाइट्रोजन, अब विषम संख्या देखो, 3 का डबल कितना होगा, 6, और 6 + 1 कितना होगा, 7,
6 प्लस 1 कितना होगा, 7 होगा। 5 का डबल 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद देखा जाए तो 9, 9 का डबल 18, 18 ये कितना हो गया, 19 हो गया। 7 देखोगे तो 7 पर भी एक्सेप्शन है, 7 पर भी एक्सेप्शन है कि 7 विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या है। लेकिन देखो कि 7 विषम संख्या में क्या करना है, इंटू 2 प्लस 1 करना है, इंटू 2 प्लस क्या करना है, 1 करना है। तो 7 का डबल 14 प्लस 1 क्या होगा, 15। बट इसमें क्या होता है, 14 रह जाता है। इसमें क्या रह जाता है, 14। तो आपको यहाँ से 3 एक्सेप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, नहीं है। चल, बेरिलियम को भी हमने कहा कि जैसे 4 है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, 4 का डबल 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 9 है। तो ये 3 एक्सेप्शन आप यहाँ पर याद रखोगे, 3 एक्सेप्शन को आप यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप ऐसे निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो आप इसको फटाक से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब इधर हम मिटाते हैं। अच्छा, सोडियम हो गया। सोडियम के बाद आता है बच्चा मैग्नीशियम। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन है। और सिलिकॉन की बाद अगर बात करें हम तो आता है आपका फास्फोरस। और फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। और सल्फर के बाद आता है आपका क्लोरीन। सल्फर के बाद क्लोरीन है। और क्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन। क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन। और आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम। मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, और पोटेशियम हो गया आपका 19, और एक कैल्शियम हो गया 20। ठीक है, 12 का डबल करोगे तो 12 का डबल होता है 24, तो मैग्नीशियम 24 हो गया। 13 का डबल 26, 26 एक करोगे 27, एल्युमिनियम कितना हो गया आपका 27 हो गया। उसके बाद करें सिलिकॉन, 14 का डबल क्या होता है बच्चा, 28 होता है, तो सिलिकॉन कितना हो गया, 28 हो गया। लेकिन यहाँ देखो 28 से एक ज़्यादा होता है 29, ये भी एक्सेप्शन बन जाता है 29। फास्फोरस होता है 15, तो 15 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 30, और 30 प्लस 1 31 हो गया। ठीक है, सल्फर 16 का डबल 32 हो गया। 17 क्लोरीन 35 हो गया। 17 का डबल 34 प्लस 1 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन होता है 39, आर्गन 39। पोटेशियम 19 का डबल क्या होता है, 19 का डबल 38, 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा 39। पोटेशियम कितना हो गया बच्चा, 39 हो गया। और कैल्शियम कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये सारे चीज़ आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ये जब तक याद नहीं होगा आपका काम नहीं होगा। ठीक है, चल, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देखो
मैग्नीशियम हो गया 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 29, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35, आर्गन 39। इसको बच्चा सुधार लेना, 39 नहीं, ये कितना होता है 40 होता है। पोटेशियम 39 हो गया और कैल्शियम 40 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस तरीका से आप याद रखना। पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा लिथियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ गया आपका क्या सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। फिलहाल के लिए आप 20 चीज़ों को याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़े हैं, चल चल चलो बच्चा, कुछ और भी की पॉइंट का पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे ऑर्बिट की ओर, ठीक है। चल देखो, हमने कल आपको पढ़ाया था आइसोटोप के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था? आइसोटोप्स के बारे में पढ़ाया था, यानी समस्थानिक के बारे में, ठीक है। तो देखो, अब समस्थानिक से थोड़ा सा की पॉइंट याद रखो। समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अगर आपसे कहे कि आइसोटोप्स की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक सेड्डी, फ्रेडरिक, इसकी खोज अगर बात करें तो फ्रेडरिक सोड्डी प्लस फ्रेडरिक सोड्डी प्लस विलियम एस्टन किए थे। किसने किए थे? विलियम विलियम एस्टन, विलियम एस्टन। तो ये दो लोगों ने मिलकर समस्थानिकों के क्या किए थे? खोज किए थे। अगर हम यहाँ से अगर हम की पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो की पॉइंट क्या हो सकता है? देखो, अगर आपसे सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला जो की पॉइंट है कि सबसे अधिक जो समस्थानिक होता है वो किसका होता है, ठीक है, अगर पूछ दे तो पोलोनियम का होता है। सर्वाधिक, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, वाला तत्व कौन सा है? तो आपका पोलोनियम है। कौन है? पोलोनियम है। और पोलोनियम को हम लोग पीओ से लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक आपको हम पढ़ाए थे C14, C14, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14, ठीक है, या कार्बन 14 बोलते हैं। कार्बन 14 का इस्तेमाल, का प्रयोग, का प्रयोग जीवाश्म का, जीवाश्म का पता, जीवाश्म का पता लगाने में करते हैं, ठीक है। यानी कि जीवाश्म का अगर हमें पता करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का, ठीक है। इसी को हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस में होता है? तो आपका हम कह सकते हैं कि आपका किस में होता है? तो जीवाश्म का पता लगाने में। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव का अंश है। क्या था? जीव का अंश जीवाश्म हुआ, ठीक है। देखो, एक होता है यूरेनियम, एक है आपका कार्बन 14, एक है यूरेनियम 235, ठीक है। कार्बन 14 जो होता है वो जीवाश्म के लिए है। किसके लिए है? जीवाश्म के लिए। और यूरेनियम 235 जो है ये चट्टान के चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यूरेनियम 235 का। तो कार्बन 14 है जीवाश्म का पता लगाने, और यूरेनियम 235 है चट्टान का आयु ज्ञात करने के लिए। दोनों में बात अंतर है या नहीं है? दोनों में बात क्लियर है? चल, तो यहां पर लिख लो,
यूरेनियम 235 जो आइसोटोप्स है, इसका इस्तेमाल चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए? चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए हम यहीं पर लिखवा दे रहे हैं, पृथ्वी की आयु रेडियो रेडियो आपका पृथ्वी को जो आयु निकालना है वो रेडियो मेट्रिक डेटिंग से निकाला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से 3 प्रश्न, C14 का जीवाश्म का पता लगाने के लिए, यूरेनियम 235 चट्टानों का आयु पता लगाने के लिए, और पृथ्वी का अगर आयु पता लगाना है तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चट्टानों का जो आयु है वो पता लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, ठीक है। चट्टानों का आयु का पता जो लगाते हैं तो वो अध्ययन जो होता है वो स्ट्रेटोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोग्राफी। इसको भी आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब इधर हम मिटाएं, ठीक है, आप नोट करो जल्दी से, हम इधर मिटाते हैं। अच्छा, अगला है आपका आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है आपका 131 जो है आयोडीन 131 जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है घेघा रोग या रक्त कैंसर के लिए। इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? घेघा रोग या और रक्त कैंसर के इलाज में, रक्त कैंसर के इलाज में, रक्त कैंसर के इलाज में। अगर हम बात करें फेरस 59, फेरस 59 की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया रोग के उपचार के लिए। किसके लिए? एनीमिया। आपको पता है कि खून की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया। तो एनीमिया के उपचार के लिए, एनीमिया रोग के उपचार में, ठीक है, एनीमिया रोग के उपचार के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं? तो F59 का। अगर उसके बात करें हम आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? तो जो ट्यूमर होता है, क्या होता है? ट्यूमर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर, यानी ट्यूमर के इलाज के लिए, ट्यूमर के इलाज के लिए। ब्रेन ट्यूमर नहीं सोचते हैं, ब्लड का क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाता है, वहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होने लगते हैं, बढ़ने लग जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर के इलाज के लिए आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है वो कैंसर के इलाज के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर के इलाज के लिए। तो कैंसर के इलाज के लिए अगर हम बात करें बच्चा, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है आपका सोडियम 23, ठीक है, सोडियम 23। सोडियम 23 जो होता है वो आपको तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख दें सोडियम 23 जो होता है वो तंत्रिका में
तंत्रिका तंत्र को सूचना भेजने के लिए, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में क्या भेजने के लिए बच्चा, सूचना भेजने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सोडियम आपका 24, ठीक है, एक क्या होता है सोडियम 24, इसका इस्तेमाल जो होता है रक्त को थक्का बनाने में होता है, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। हालांकि रक्त का ये थक्का बनाने में आप यही याद रखो सोडियम 23, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चल चल आई होप कि आप कॉपी कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम समस्थानी की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक शोडी ने किया था और विलियम एस्टर ने किया था, ठीक है। उसके बाद इसके की पॉइंट हमने याद करवाए कि C14 का इस्तेमाल जीवाश्म के लिए, यूरेनियम 235 का चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए, और रेडियो डेटिंग जो होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, तो पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए। उसके बाद हमने याद करवा आयोडीन 131 घेगा रोग और रक्त कैंसर के इलाज के लिए है, फेरस 59 का इलाज एनीमिया के इलाज के लिए है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के इलाज के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए, और सोडियम 23 जो होता है वो नर्वस सिस्टम में सूचना भेजने के लिए क्या होता है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, तो ऑर्बिट, क्या है ऑर्बिट। देखो ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। देखो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, क्या करता है, एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, और वही जो वृत्तीय पथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो वृत्तीय पथ कहलाता है ऑर्बिट, वो वृत्तीय पथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट। जिस तरीका से हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जैसे हम कहें कि सौरमंडल जो हमारा है, ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सारे ग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगा रहा है तो वो किसी ना किसी पथ पर चक्कर लगा रहा है, वो किसी ना किसी पथ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सौर मंडल की ही तरह है, इलेक्ट्रॉन जो है सौर मंडल की तरह ही है, इसको सौर मंडल से रिलेट करके पढ़ो तो आसान रहेगा। देखो सौर मंडल क्या कहता है कि बीच में कौन है, सूर्य है, किसी भी तत्व के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, सारा जो ग्रह है वो क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या कर रहा है, सूर्य इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, नाभिक का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और कैसे चक्कर लगा रहा है, तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, कैसे चक्कर लगा रहा है, तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और वहां कहा जाए कि ऑर्बिट जो है वो कैसा होता है, तो एक वृत्तीय पथ है, क्या है, वृत्तीय पथ है। और अगर हम बात करें कि ऑर्बिट जो होता है वो क्षैतिज है, वो कैसे है, क्षैतिज रूप से। अब क्षैतिज रूप से क्या है, मतलब बात समझो, हम ऐसे पा रहे तो आपको ये क्या लग रहा है, क्षैतिज रूप से लग रहा है, नहीं, आपको ऊर्ध्वाधर लग रहा होगा, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम बोर्ड को ऐसे ले लें, एक प्लेन करके ऐसे ले लें, देखो जैसे अगर हम कहें कि ये चीज है, ठीक है, इस पर क्या करते हैं कि हम एक राउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आपको ये कैसा लग रहा होगा, तो आपको ऊर्ध्वाधर लग रहा है।
लेकिन जब हम इसको ऐसे कर दें तो ये क्या हो गया, हमारे लिए क्या बन गया, ये क्षैतिज। तो इसी तरीका से हमारा ऑर्बिट भी है क्षैतिज रूप से, और यही क्षैतिज रूप से वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये ऑर्बिट के बारे में आपको पता होगा, हमने बताया था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऑर्बिट में चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो एक क्या है, फॉर्मूला के आधार पर लगा रहा है। यानी कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसी न किसी फॉर्मूला से डिसाइड किया गया। और वो फॉर्मूला क्या था, 2n²। वो फॉर्मूला क्या था, 2n²। यानी बोरवरी का आपको सिद्धांत हमने पढ़ाया था कि बोरवरी ने ही ये सिद्धांत दिया था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो वो किस पे आधारित दिया, 2n²। एन का मतलब क्या था कि एन जो था वो क्या था, या तो 1 2 3, ये क्या है, सेल है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। जैसे अगर हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया फर्स्ट सेल, इसको नाम दिया सेकंड सेल, इसको नाम दिया थर्ड, और इसको नाम दिया फोर्थ सेल दिया। ठीक है, बात क्लियर है। देखो, अगर हम बात करें कि पहला सेल जो है अगर हम रखें n बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो कितना होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 होगा। यानी कि पहले जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें n बराबर अगर रखते हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें n अगर 3 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 होगा। बच्चा माफ करना, ये क्या कितना हो गया, 8 हो गया। और ये अगर n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32 हो जाएंगे। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और चौथी कक्षा की अगर बात करें तो चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इसी तरीका से हम आगे बढ़े तो पांचवी कक्षा में आपका कितने हो जाएंगे, तो आप 5 रखो, 4 की जगह पर क्या रखो, 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 का डबल कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये किसने नियम दिया था, तो बोरबरी ने नियम ये दिया था। ठीक है, देखो, अब इस सेल का नाम जो है ये तो अल्फ, ये अंक में दिया गया, इस सेल का नाम दिया गया, इस सेल को कहा गया के। इस सेल को क्या कहा गया, के। इसको कहा गया एल, इसको कहा गया एम, और इसको कहा गया एन। इसी तरीका से आगे भी आप बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के करीब है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के करीब है, इसका मतलब है कि नाभिक का पकड़ उस पे मजबूत होगा। नाभिक का पकड़ जो होगा उस पे क्या होगा, मजबूत होगा। और उस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट है, ये हमारा जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट हमें ऊर्जा का स्तर बताता है। ऊर्जा का क्या बताता है, स्तर बताता है कि किसमें, किस ऑर्बिट में कितना ऊर्जा है, किस ऑर्बिट में कितना ऊर्जा है, किस ऑर्बिट में कितना कम ऊर्जा है। ये ऊर्जा स्तर को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। देखो, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के पास है, नाभिक के पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के पास वाले अगर कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि नाभिक का पकड़ उस पर मजबूत है। नाभिक का पकड़ उस पर क्या है, मजबूत है। और नाभिक का पकड़ मजबूत होने के कारण वो वजह क्या है, तो वो वजह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने की वजह से उसमें ऊर्जा भी क्या है, कम है। उसमें ऊर्जाएं भी क्या है, ऊर्जा की मात्रा कम है। तो यहाँ से पॉइंट याद रखना, हम यहाँ पॉइंट लिखवा रहे हैं कि नाभिक के करीब वाला करीब वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर कम होता है,
ऊर्जा स्तर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और नाभिक का पकड़ और नाभिक का पकड़ पकड़ मजबूत होता है, और नाभिक उस पर क्या होगा, मजबूत पकड़। सीधी सी बात समझो, अगर हम कहें आपको कि आप घर पर हो, आप कहाँ हो, घर पर, तो घर पर आप रहते हो तो आपका पावर सीज रहता है, आपका पावर क्या रहता है, सीज रहता है। क्यों सीज रहता है कि आप कुछ भी करोगे तो आपके गार्जियन क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं। आप कहीं भी जाओगे पूछे जा बिना पूछ कर जाओगे नहीं, ठीक है। गार्जियन आप पर पूरी तरीक़ा से पकड़ बना कर रखता है। तो नाभिक भी जो है इन इलेक्ट्रॉनों का, इन ऑर्बिटों का क्या है, गार्जियन के रूप में है, ठीक है। और वो क्या करके रख रहा है, इस पर पकड़ बना कर रख रहा है। लेकिन जरा सोचो, तुम जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, तुम्हारे गार्जियन का पकड़ क्या हो जाता है, तुमसे कमजोर हो जाता है। तुम जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे ऊपर गार्जियन का जो पकड़ है वो क्या हो जाता है, ढीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही गार्जियन का पकड़ ढीली पड़ा तो तुम खचराई करना शुरू कर देता है, तुम खचराई करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि नाभि का पकड़ जैसे ही कमजोर हुआ, ठीक है, तो तुम अपने आप को शेर समझना शुरू कर देते हो, यानी मजबूत बनना शुरू कर देते हो। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे, ऊर्जा का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। ऊर्जा का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे नाभिक के करीब रहेंगे ऊर्जा का स्तर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो। अब हम इसको मिटाएं, क्या हम इसको मिटाएं, चलो मिटाते हैं। इधर भी हम मिटाते हैं। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगा, नाभिक से दूरी बढ़ेगा, तो ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। और नाभिक के करीब, नाभिक के करीब रहने पर ऊर्जा का स्तर कम होगा, ऊर्जा का स्तर कम होगा। बात क्लियर है। अब जरा सोचो, तुम घर में रहते हो, तुम्हारा बदमाशी कम रहता है, घर में रहते हो तो तुम्हारी बदमाशी कम रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हो तुम्हारा बदमाशी लंपट की तरह करना शुरू कर देता है, फंटूस एकदम बन जाता है, ठीक है। तुम्हारी बदमाशी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल कह सकते हो तुम्हारे जैसा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेगा, कम गति करेगा, नाभिक के पास रहेगा तो कम गति करेगा। और जैसे ही नाभिक से दूर जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं नाभिक के नजदीक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। और नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हुआ। यानी जैसे जैसे नाभिक के करीब जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा कम होगा, तो गतिज ऊर्जा भी कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ऑर्बिट से यही पॉइंट थे आपको
बात क्लियर है? चल, अब इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चल देखो, अब एक होता है आपका एक जो होता है ऑर्बिट को हम लोग सेल भी बोलते हैं। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का मतलब है ये उप कक्षा। उप कक्षा, देखो, कक्षा के अंदर भी कक्षा बना हुआ है। कक्षा के अंदर भी क्या बने हुए हैं? कक्षा बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? पूछ देता है कि सब ऑर्बिट यानी उप कक्षा की खोज किसने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि उप कक्षा की खोज किसने किया, तो बताना बच्चा सोमर। खोज अगर पूछे इसकी खोज किसने किया, तो सोमर सोमर फील्ड ने किया था। किसने किया था? सोमर फील्ड ने किया था। ये क्या है? तो कक्षा के अंदर कक्षा है। कक्षा के अंदर कक्षा है। ठीक है, कक्षा के अंदर क्या है? कक्षा है। जिस तरीका से आज देख रहे हो कि स्कूल है, ठीक है, स्कूल में एक कक्षा है। ठीक है, कक्षा का नाम है, जैसे मान के चलो कि 1 है। ठीक है, 1 क्लास है। तो 1 क्लास में भी बटा हुआ है 1A, 1B और 1C। तो ये कक्षा का भी क्या है? कक्षा है। यानी पहली कक्षा का कक्षा क्या है? ए है। पहली कक्षा का कक्षा बी है। पहली कक्षा का कक्षा सी है। तो इस तरीका से कक्षा यानी ऑर्बिट में भी सब ऑर्बिट बने हुए हैं। ठीक है, इसको इसके आकार अलग अलग होते हैं। इसके आकार क्या होते हैं? अलग अलग होता है। देखो, सब ऑर्बिट को हम लोग एस पी सब ऑर्बिट को हम लोग एस पी डी और एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस पी डी एंड एफ से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? देखो, एस में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है। चलो देखो, इस कक्षा में अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो पहली उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद होता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो कि ऑर्बिट जो था, ऑर्बिट, वो गुणज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था वो गुणज फॉर्म में भरे जा रहे थे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में भरे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो समायोजन के रूप में भरा जा रहा है। किस में भरा जा रहा है? समायोजन के रूप में भरा जा रहा है। यानी कि सम के रूप में। देखो तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। उसके बाद देखो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। उसके बाद कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। और उसके बाद आगे भी बढ़ोगे तो 4 4 बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सब सेल है।
ये हमारा क्या है, सब सेल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक उप कक्षा आता है। उप कक्षा तो हो गया, उसके बाद आते हैं कक्षक, उसके बाद क्या आते हैं, कक्षक। तो इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद कक्षक बताते हैं। अच्छा, इसकी आकार की भी बात कर ले तो आकार जो होता है, देखो इसका जो आकार होता है, ऐसे राउंड कर देना, ठीक है, और ऐसे काट देना। ठीक है, ये एस का होता है। इसकी अगर बात करें तो इसमें डंबल होता है, एक डंबल। ठीक है, पी का जो आकार होता है कैसा होता है, सिंगल डंबल। डी की अगर बात करें तो डबल डंबल होता है, क्या होते हैं, डबल डंबल। और एफ की अगर बात करें तो देखो ऊपर में दो और नीचे में तीन होते हैं, ऊपर में दो और नीचे में तीन होते हैं, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो इस तरीका से होता है। बात क्लियर है, चल तो अब इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। बात क्लियर है, चलो देखो अब इसमें दिखना है कि हमने ऑर्बिट है। ठीक है, क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट जो है देखो, एक तरफ हम लिख रहे हैं ऑर्बिट, ठीक है, और एक तरफ लिख रहे हैं सब ऑर्बिट। ठीक है, देखो पहला ऑर्बिट क्या था, के था, उसके बाद एल था, उसके बाद एम था, और उसके बाद एन था। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो कहोगे दो इलेक्ट्रॉन था। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन था। एल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन था। एम में बात करें तो 18 था, और एन में कितने थे, 32 थे। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। अब बात करें सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में देखो एस आया है ना, सब ऑर्बिट में क्या है, एस, यानी कि के वाले में जो ऑर्बिट है वो क्या है, एस है। के वाले में जो अगर हम बात करें सब सेल की तो वो क्या है, एस है। अगर एल में बात करें तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, तो एस का दो, एस का कितना होगा, एस में दो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पी, पी में कितने हैं, 6 है, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एम में, तो एम में देखो कितना होगा, एस, एस में दो, पी में कितना होगा, पी में 6, तो 6 दो कितना हो गया, 8। और देखो उसके बाद डी में कितना आता है, 10, तो एस पी डी। ठीक है, इसी तरीका से बात करें तो ये भी कितना हो, एस पी डी और एफ, तो ये क्या है, सब ऑर्बिट। तो इस तरीका से ये कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आएंगे, आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन भरने का ये काम आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ जाए। चल देखो इसमें कितना भरा गया, दो, इसमें कितना हुआ, इसमें दो और इसमें 6, इसमें दो, इसमें 6 और इसमें 10, इसमें दो, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें अब तुम्हारा हो गया 14, जोड़ोगे तुम्हारा 32 आ जाएगा। अब आते हैं कक्षक पर, अब आते हैं कक्षक पर। देखो देखो अगर हम बात करें कक्षक का तो ये इलेक्ट्रॉनों का बादल है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, बादल है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का बादल है वो क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का जो बादल है वो क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक नियम दिया था हुंड ने। किसने नियम दिया था, हुंड ने। तो ये हुंड का नियम कहलाता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों भरने का जो नियम है वो किसने दिया था, हुंड ने दिया था। और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हुंड का नियम। ठीक है, हमेशा याद रखना कि कक्षक जो होता है, ठीक है, वो
उप कक्षा का क्या होता है, तो आधा होता है, उप कक्षा का आधा है। अगर इसकी हम आकार की बात करें तो ये इस तरीका से होगा, किस तरीका से होगा, बक्सा की तरह इसकी आकार होती है। किस तरीका से, बक्सा की तरह आकार होता है। देखो, अब हमने क्या बनाया था, एस, उसके बाद क्या बनाए थे, पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ था, यही थे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन था, यही था। एस जो था, एस में 2 है, तो कक्षक की जो संख्या होगा 2/2, यानी 1, यानी कि 1 बनेगा। बात क्लियर है। 6 है तो 6 का आधा करोगे तो कितना होगा, 3। इसका मतलब है कि 3 बॉक्स बने, 1 2 3, ठीक है। अगर 10 है तो 10 का आधा करोगे तो 5, तो कितने बॉक्सा बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी तरीका से अगर 14 को देखोगे तो 14 में कितने बनेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या कहलाया, कक्षक। अब इसमें हुंड ने बोला था कि हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें हुंड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन। तो हुंड ने कहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पेयर में भरे जाएंगे। किसमें भरा जाएगा, पेयर में भरा जाएगा। और सबसे पहले कि हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए जाएंगे। उसके बाद विपरीत चक्रण के अनुसार, यानी पुनः भरना जो शुरू किए वहाँ फिर आएंगे और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम पेयर लगाएंगे। देखो कैसे, जैसे हमें भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जैसे 1 और ये 2। बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम कहें कि हमें भरना है 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5, या हम कर देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो देखो, पहले 1 2 3, उसके बाद भरेंगे ये 4, उसके बाद ये भरेंगे 4। यही हुंड का नियम था, यही का था, हुंड का नियम था। ये बात क्लियर है। चल देखो, बच्चा इसको बढ़िया से समझना। ये जब तक नहीं समझोगे तुम्हारा क्वांटम नंबर निकालना नहीं सीखोगे। देखो अब हमें बताओ, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमें इसमें भरने हैं क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3, उसके बाद 4 5, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे भर दो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से भी नहीं भरना है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे भर दो, फिर ऐसे और यहाँ भर दो, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी हुंड का जो नियम कहता है कि पहले सब बक्सा में एक गो इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा, फिर जहाँ से शुरू किया गया था वहीं से फिर रिपीट होगा, लेकिन उल्टे क्रम में। यानी उसकी दिशा क्या होगी, उल्टा होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उल्टा होगा, ठीक है। ये जो हमें दिखाता है इसके भी नंबर होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो बच्चा आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको क्या कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो क्या हो जाएंगे, अत्यधिक लंबे हो जाएंगे, आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।